आवाज आ रही है? इसको बता दूंगा। आवाज आ रही है आप लोग को? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक, एक मिनट में। हाँ ये चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था पार्ट जिसमें हम लोगों ने सभी बेसिक पैरामीटर के बारे में पढ़ा था कि आइसोटोप्स क्या है, ठीक है, आइसोबार्स क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने पढ़ा था इनके बारे में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी थी जो कि आगे हम लोग को बहुत काम आएंगी इसी पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। क्या है नेक्स्ट पार्ट, जरा हम पहले देखें नेक्स्ट पार्ट एग्जैक्टली है क्या। सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो आ रहा है, एक मिनट जरा टॉपिक कौन सा है ये तो पता लगे। ए वाई, ए वाई, हाँ देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका आता है इसमें न्यूक्लियर साइट्स, न्यूक्लियर साइट्स, ठीक है, न्यूक्लियर साइज आपके पास आता है यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट। ठीक, अब न्यूक्लियर साइज में हमको क्या पढ़ना है जरा समझिएगा। मैं एक ही करके एक टॉपिक बताऊंगा, ठीक है, और आज आपको मैं बाइंडिंग एनर्जी भी पढ़ाऊंगा तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझना पड़ेगा। अब ये न्यूक्लियर साइज क्या है, ठीक है, इन्होंने कहा पहली बात तो इसने कहा है द साइज ऑफ एटम इज डिसाइडेड बाय द साइज ऑफ एटम इज decided by size of the orbits. Okay, size of the atom is decided by size of the orbits, thick of the electron in an atom, of the electron in an atom. इन्होंने कहा कि अगर बात एटम की साइज की करें कि न्यूक्लियस की साइज की बात करते हैं क्योंकि न्यूक्लियस उसके अंदर आता है, अगर बात हम साइज ऑफ द एटम की करें तो इट इज डिसाइडेड बाय द साइज ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा कि लार्जर द नंबर ऑफ, इन्होंने कहा कि लार्जर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतना ही बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, हाइयर आर द ऑर्बिट्स, इन्होंने क्या बोला, हाइयर आर द ऑर्बिट्स, ठीक, ऑक्यूपाइड, हाइयर आर द ऑर्बिट्स occupied, ठीक, by them and larger is the size of atom, and larger is the size of atom। इसने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब बात आती है तुम्हारे पास न्यूक्लियस की। इसने कहा कि जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक नए शब्द से इंट्रोड्यूस करवाया था और उस नए शब्द का नाम था न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ दी, तुम्हारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। तो ऐसे न्यूक्लियॉन्स बहुत सारे होते हैं, है ना।
अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पकड़ लूँ, मैं कहूँ भाई तुम लोग न्यूक्लियन आज से, ठीक है, तो वो कहेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे। उसने कहा हाँ होंगे। तो उसने कहा जरूरी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर? उसने कहा नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं और न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से ज्यादा होंगे अगर हैवी न्यूक्लियाई होगा। उसने कहा हाँ होगा। तो इसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो अब बात करते हैं तुम्हारे पास जो है न्यूक्लियस के साइज की। किसने कहा, यहाँ पे समझना जरा, इसने क्या बोला। इसने कहा तुम्हारे पास साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसने कहा कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक, प्रेजेंट इन इट, प्रेजेंट in it. That means, that means it depends upon, it depends upon हमारे पास मास नंबर। क्यों मास नंबर? क्यों सर? मास नंबर जो है वो तुम्हारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का काउंटिंग बताता है। और एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन की काउंटिंग में बताता है, वो इलेक्ट्रॉन की भी बताता है। क्योंकि न्यूक्लियस की बात हो रही है तो भाई प्रोटॉन प्रोटॉन करके बोलेंगे उसको, और क्या करेंगे, ठीक। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि न्यूक्लियस है कैसा। इसने कहा कि सर न्यूक्लियस को जितना समझाया गया है उस हिसाब से तो वो स्क्वायर लगता है, एक फुटबॉल की तरीके से लगता है। इसने कहा कि ठीक, अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसने कहा ओके, अगर ऐसा है तो सही है। इसने कहा कि 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारे पास ए कौन है, ए है अपने पास मास नंबर। इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि ठीक, आगे देखते हैं। अब अगर तुम्हारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारे पास इसके, तो इसने क्या बताया, इसने कहा कि हम सर 4/3 को हटा दें, इसे क्या जरूरत है। तो हमने कहा कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। इसने कहा कि आर क्यूब इज इक्वल टू तुम्हारे पास आर नॉट ए, ठीक है। तो इसने कहा कि एक काम करते हैं, इसको लिखने से पहले हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। तो इसने कहा आप उसको ऐसे लिख लो, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। और आर नॉट तुम्हारे पास क्या हो गया, आर नॉट तुम्हारे पास ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब ये आर नॉट के बारे में कुछ वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। आर नॉट तुम्हारे पास एक कांस्टेंट है। आर नॉट के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, ठीक है, पर वो अपने सिलेबस में है नहीं, मतलब अपने सिलेबस में वो पूछेगा नहीं, तो बेकार में दिमाग में एक्स्ट्रा बात डालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतना ही ध्यान रख लो कि जो आर नॉट है वो तुम्हारे पास एक कांस्टेंट है। तो सीधी सी बात जरा ये समझी जाए कि जब मैंने एटम का जिक्र करा, ठीक है, जब मैंने एटम का जिक्र करा तो मैंने कहा कि साइज ऑफ द ऑर्बिट का खेल यहाँ पे चलेगा। साइज ऑफ द ऑर्बिट का खेल चलेगा कि मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या वहाँ पे मैटर करती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, मतलब 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे, ठीक है। तो इसने कहा हायर आर द ऑर्बिट्स ऑक्यूपाइड बाय देम, तो लार्जर होगा साइज ऑफ द एटम का। लेकिन बात न्यूक्लियस की अगर आ गई तो न्यूक्लियस अपने पास रखता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ना कि रखता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक। सॉरी। तो साइज ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो डिपेंड करता है तुम्हारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो भी प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या को बताया जा रहा है। दैट मीन इट डिपेंड्स अपॉन द मास नंबर। तो इन्होंने कहा कि हमने ये समझा है कि अभी तक कि न्यूक्लियस एक फुटबॉल की तरीके से है, तो हमने इसे स्फीयर माना। और हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास नंबर के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के, तो हमारे पास फाइनली एक ये रिजल्ट निकल के आता है, ठीक। ये रिजल्ट क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ऑब्जेक्टिव सवालों में ये रिजल्ट तुमसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड तुम्हारे पास मास नंबर। तो तुमको ऐसे 1/3, 1/2, 1/5, 1/4 करके कुछ दे देगा और तुमसे सही पूछेगा, तो सही वाला तुम्हारे पास ये रहेगा, ठीक। और इसका कुछ काम है, हाँ, थोड़ा सा न्यूक्लियर डेंसिटी में भी कुछ काम है, बस बहुत ज्यादा काम नहीं, थोड़ा सा काम है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई तुम्हारे पास न्यूक्लियर साइज की। उन्होंने कहा ठीक है। अगला जो इसमें बात बनती है वो आती है तुम्हारे पास किसकी, वो आती है तुम्हारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी की, ठीक है। इसको समझना, इससे तुमसे सवाल जो है
इससे तुमसे जो है सवाल बन सकता है, ठीक है। कैसे बन सकता है वो आने वाले समय में जब सवाल कराऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। पहले तो कॉन्सेप्ट समझो। बात अगर डेंसिटी की करें, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है तुम्हारे पास मास अपॉन तुम्हारे पास वॉल्यूम, ठीक है। और डेंसिटी हमको ये बताती है कि हाउ हाउ क्या नाम है, डेंसली, हाउ डेंसली द मटेरियल इज, ठीक है, हाउ डेंसली द मटेरियल इज। इसने कहा कि ठीक है, अगर हम बात एयर की करें तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि तुम्हारे पास एयर का तुम्हारे पास होता है 1.21 किलोग्राम पर तुम्हारे पास मीटर क्यूब। अगर हम बात पानी की करें तो पानी कहता है कि इसकी वैल्यू होती है तुम्हारे पास कितनी, 1000 किलोग्राम तुम्हारे पास जो है पर मीटर क्यूब। और अगर हम लोग बात मरकरी की करें तो इसकी वैल्यू होती है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सारी वैल्यू तुमको पता है, तुम्हारे लिए कोई नई वैल्यू नहीं है, पढ़ चुके हो तुम, ठीक। मैंने तुमको जब पढ़ाया था ये डेंसिटी के बारे में फ्लूइड्स में, तो मैंने तुमको ये बताया था कि 1 मीटर क्यूब में तुम्हारे पास 1.21 किलोग्राम तुम्हारे पास हवा है। उसी 1 मीटर क्यूब में अगर पानी डाल दोगे तो उसका वजन 1000 किलोग्राम है। उसी 1 मीटर क्यूब में अगर तुमने मरकरी डाल दी तो उसका वजन 13,600 किलोग्राम है। तो यार 13,600 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम और 1.21 किलोग्राम में क्या अंतर होगा? सर जो मरकरी के जो होंगे मॉलिक्यूल्स वो बहुत ही डेंसली पैक होंगे, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ होगी एक कमरे में। थोड़ी कम भीड़ होगी तुम्हारे पास वाटर वाले में, एयर वाले में बहुत ही कम भीड़ होगी। तो डेंसिटी का मतलब ये है कि हाउ डेंसली दैट पर्टिकुलर एरिया इज पैक्ड, ठीक है, कैसे वो पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है पैक किया गया है। उसने कहा ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आर जो है वो तुम्हारे पास क्या है, वो तुम्हारे पास रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा, अपन लोग ये बात जानते हैं, हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि फिजिक्स में साइज वर्ड का बड़ा मैटर है, ठीक है, साइज वर्ड की बड़ी वैल्यू है। तो वी कैन ऑल्सो से, इट कैन बी ऑल्सो सेट दैट दिस कैन बी साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ये साइज ऑफ द न्यूक्लियस है, ठीक है। सो साइज ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब अगर अपने को आर पता लग गया तो अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, है ना, ठीक है। इसने कहा कि ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस की अगर बात करें तो इसने कहा कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस का मतलब होता है मास अपॉन तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। इसने कहा हाँ होता तो है, मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन तुम्हारे पास क्या, मास वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, लेट स्मॉल एम बी द मास ऑफ न्यूक्लियन। इसने कहा स्मॉल एम को न्यूक्लियन का मास ले लो। न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इसने कहा हाँ, अब टोटल तुम्हारे पास कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? इसने कहा कि ठीक है, तो टोटल तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन्स होंगे एम ए, है ना भाई, एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल एम, तो टोटल न्यूक्लियॉन्स होंगे ए। तो तुम्हारे पास ये आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 तुम्हारे पास पाई तुम्हारे पास आर क्यूब, ठीक। एम इंटू तुम्हारे पास ए अपॉन 4/3 तुम्हारे पास पाई। अब इन्होंने कहा कि सर अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आर जो होता है वो आर नॉट ए की पावर तुम्हारे पास 1/3 होता है। तो उस हिसाब से हमने पुट किया आर नॉट तुम्हारे पास ए, आर नॉट तुम्हारे पास यहाँ पे आर नॉट इंटू तुम्हारे पास ए की पावर 1/3 का तुम्हारे पास होल क्यूब। हमने यहाँ पे लिखा m इंटू ए, ये हो गया है 4/3 पाई तुम्हारे पास आर नॉट क्यूब, और ये हो गया और ए कैंसिल हो गया, ये हो गया m और ये हो गया 3, ये हो गया 4 पाई और तुम्हारे पास आर नॉट क्यूब, और ये आ गई तुम्हारे पास न्यूक्लियस की डेंसिटी। देख, अब इस न्यूक्लियस की डेंसिटी में तुमको कौन कौन दिख रहा है? सर कोई नहीं दिख रहा है इस न्यूक्लियस की डेंसिटी में। इस न्यूक्लियस की डेंसिटी में, ठीक है, मास नंबर गायब हो गया। तो इसने कहा कि न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है वो इज नॉट अ फंक्शन ऑफ तुम्हारे पास कौन, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मास नंबर। मास नंबर सर गायब हो गया। और कौन गायब हो गया बेटा? तुम कहोगे सर आर भी गायब हो गया, तुम कहोगे सर साइज ऑफ द न्यूक्लियस भी गायब हो गया। इसका मतलब है कि जो तुम्हारे पास न्यूक्लियस, जो तुम्हारे पास डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस है वो तुम्हारा मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही है, और एट द सेम टाइम वो तुम्हारे पास साइज ऑफ द न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब आर भी गायब हो गया और तुम्हारे पास जो है कैपिटल ए भी गायब हो गया। इसने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि ये जनरल बात है क्या? इसने कहा हाँ जनरल बात है। अगर आप उसके यहाँ पे लिखो तो आप लिखोगे कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ तुम्हारे पास ऑल एलिमेंट्स, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ तुम्हारे पास ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, इज सेम, ठीक है, ये पूरी तरीके से सेम है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है,
क्या है तुम्हारे पास ये इंडिपेंडेंट ऑफ तुम्हारे पास जो है मास नंबर है। ठीक, इसने कहा अच्छा ठीक है भाई, एम एटॉमिक मास है, एम एटॉमिक मास है। ऐसा है कि एटम के अंदर, एटम के अंदर एटॉमिक मास की अगर बात आई है तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अपन इस समय पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में, तो इनका जिक्र नहीं कर सकते हम, है कि नहीं? इनका जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि अपन तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं, इनका जिक्र नहीं हो सकता। तो जो स्मॉल एम है तुम्हारे पास, ठीक, और जो कैपिटल ए है, तो ये मास ऑफ तुम्हारे पास न्यूक्लियस लिखो इसको। ठीक है, इसे वॉल्यूम ऑफ तुम्हारे पास न्यूक्लियस लिखो। तो जो स्मॉल एम ए है वो तुम्हारे पास मास ऑफ एटम नहीं है, वो तुम्हारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर हुआ बात? ठीक है, मास ऑफ द न्यूक्लियस रहेगा। तो स्मॉल एम इज द मास ऑफ द, यहाँ मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द तुम्हारे पास न्यूक्लियन एंड कैपिटल ए इज द मास नंबर। मास नंबर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और हमको मास ऑफ द न्यूक्लियस मिल जाएगा। इस तरीके से बात समझ नहीं? ठीक, अच्छा मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ तुम्हारे पास मास नंबर ए। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए, और तुम्हारे पास साइज ऑफ द न्यूक्लियस तो बता ही चुका हूँ मैं। ठीक, तो अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है तो इसको देखिएगा, मतलब छोटे छोटे सवाल यहाँ से बनते हैं। इसने कहा कि क्या जनरलाइज्ड वैल्यू आप निकाल के देंगे? इसने कहा हाँ जनरलाइज्ड वैल्यू हमको निकाल के दे सकते हैं। इसने कहा निकाल दीजिए, फिर फटाक से निकाल देते हैं भाई। 3 इंटू तुम्हारे पास m अपॉन 4 इंटू पाई इंटू आर नॉट का होल क्यूब, 3 इंटू तुम्हारे पास 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ठीक, इंटू तुम्हारे पास 4 इंटू तुम्हारे पास पाई इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर -50 का होल क्यूब, एंड दिस वैल्यू विल कम आउट एज 2.30 इंटू 10 की पावर 617 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इनको देखो, ये अलग ही लेवल आ गए। अभी तो हम सोचते थे कि भाई एयर है पानी है, ठीक, मरकरी है, ये 13,600 का मतलब ये होता था कि 13.6 इंटू 10 की पावर 3 तुम्हारे पास किलोग्राम है ना पर मीटर क्यूब। अब इनको देखो, ये तो 10 की पावर 17 में चले आए। अब इतनी ज़्यादा डेंसिटी है इनकी, ठीक है, इतनी ज़्यादा डेंसिटी है, तो इसने कहा कि आप खुद देख लीजिए कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो तो होगी ही होगी। अरे यार, एक तो वो वैसे ही इतना छोटा है ना, उस छोटे एटम के अंदर एक और छोटा और अंदर जगह दो न्यूक्लियस, और उसके अंदर तुमको किसी और को भी बैठाना है, प्रोटॉन को बैठाना है, न्यूट्रॉन बैठाना है, तो जगह कहाँ होगी इनके कमरों में? ठीक है, इसलिए इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा तुम्हारे पास यहाँ पे आ रही। ठीक है भाई, सभी लोग को बात समझ नहीं आता? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये क्यों बढ़ा रहे हो? तो बिल्कुल थियोरेटिकल है, इससे तो सवाल नहीं बनता है। बनता है सवाल, ठीक है, कहाँ बनता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको कहानी पूरी समझाऊंगा, लेकिन जहाँ पे सवाल बनता है वहाँ पे मैं आपको जरूर कहना मैं नोट कराऊंगा कि आप ध्यान दीजिएगा सवाल कहाँ पे बताएगा। अब देखिएगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्या है भैया? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में लाओ बताओ दिखाओ। ठीक, तो इसने कहा कि सबसे पहले बात तो इसके लिए जेम्स तुम्हारे पास कैडविक, ठीक है, जो है परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने तुम्हारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिसमें हमको जो है न्यूट्रॉन्स का पता चला। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक, तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम उठा लेता हूँ, फिर मैं इसकी कुछ कहानी बताता हूँ, ठीक, और एक इक्वेशन बताता हूँ और फिर इसका काम खत्म। ठीक है, बस कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब देखिए जरा, यहाँ पे आ गए हम लोग, और कहाँ पे होगा? यहाँ पे, देन यहाँ, देन यहाँ, एंड देन सर यहाँ। हाँ बेटा बोलो। सर जो एटॉमिक मास होता है उसमें हम इलेक्ट्रॉन का भी मास लेते हैं, हाँ, लोगी नहीं। लेकिन अरे सर हम ये भी तो कहते हैं ना कि एटम का सारा मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है। हाँ कहते हैं, क्योंकि इसलिए कह देते हैं कि ये तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है, अगर तुम ये कहोगे कि बेटा मास ऑफ द प्रोटॉन सर होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तुम कहोगे कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31, तो यार एक तो तुम वैसे ही इतना कम थी,
और तुम 31 लेकर के आ गई। इसका मतलब है 9.1 इंटू टेन की पावर -4 इंटू टेन की पावर -27। इतनी कम वैल्यू है तुम्हारी इतनी कम वैल्यू है तुम्हारी, तो तुम्हें कंसिडर करेगी तो करे कैसे? ठीक है ना। तो जब बात आएगी लिखने की, ठीक है, तो यार मेंशन तो करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। और जब बात आएगी कहने की, तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मास जो है वो क्या नाम है न्यूक्लियस के अंदर है, निगलेक्टिंग द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू बी वेरी स्मॉल। ठीक है, एज कंपेयर टू प्रोटॉन, उसका मास स्मॉल, वैसे तो स्मॉल वो खुद ही है। प्रोटॉन कौन सा बहुत बड़ा है, 10⁻27 लेके बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन कौन से बहुत बड़े हैं, 10⁻31 लेके बैठे। लेकिन एमी जो है वो 10,000 गुना कम तुम्हारे पास एमपी से है, इसलिए ऐसा कह देते हैं। लेकिन अगर तुम मुझसे कहोगे कि सर मास ऑफ द एटम लिखना होगा, अभी आने वाले समय में बाइंडिंग एनर्जी की एक्सप्रेशन में डिराइव करूंगा, मैं लिखूंगा भी, तो मेरे को एमई को मेंशन तो करना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकता मैं। ठीक है, यस। मेंशन तो करेंगे, मतलब अभी हम लोग देखेंगे, अभी मैं आगे बाइंडिंग एनर्जी का एक डेरिवेशन कराऊंगा, है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, उसमें बच्चों को डाउट बहुत होता है, तो उसमें आपने देखना, मैं उसमें डालूंगा इलेक्ट्रॉन को, भले ही हम लोग इलेक्ट्रॉन को कितना कंसीडर नहीं करते, पर हम उसको फॉर्मूले में तो डालेंगे डालेंगे। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। हाँ, तो मैं बात करने वाला था यहाँ पे आपसे क्या नाम है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। अब जेम्स कैडविक ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया भाई। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने हमको कुछ बातें बताई, इसमें से कुछ बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एसेशन रीजन में सवाल बन सकता है। ठीक है, हम जरा देखते हैं इन्होंने क्या बताया हमें, और हमें इनकी कौन सी बात को जरा ध्यान से सुनने का है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, ठीक है, ताकि क्या नाम है अगर इससे सवाल आ गया तो देखिएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि जेम्स कैडविक परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मैं ये वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं लग रही है हमको यहाँ पे रहने की, ताकि आपको जगह मिल जाएगी। हाँ, देखिए, अब जेम्स कैडविक परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले यहाँ पे तुम ये देख रहे हो कि ये कुछ सोर्स है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अल्फा पार्टिकल है ना, पढ़े होगे स्कूल में, तो पढ़ाई दिया गया होगा कि अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो किसी रेडियो एक्टिव सोर्स से निकल रहा होगा, है ना। अभी रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, हाफ लाइफ पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे, फिजन पढ़ेंगे, फ्यूजन पढ़ेंगे, दुनिया भर की चीजें हैं अभी पढ़ने के लिए। तो एक मोटी सी बात अब अपने दिमाग में डालो कि भैया अल्फा पार्टिकल को देने वाला कौन, अल्फा पार्टिकल को देने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक, उसने कहा ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं इसके बारे में लिखना चाहूंगा। इसने कहा कि अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम आ रेडियो एक्टिव, अल्फा पार्टिकल फ्रॉम आ रेडियो एक्टिव पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम हमारे पास सोर्स वर यूज्ड, ठीक, वर यूज्ड टू बॉम्बार्ड द शीट ऑफ, टू बॉम्बार्ड शीट ऑफ बेरिलियम न्यूक्लियर, to bombard the sheet of beryllium nuclei, बेरिलियम, बेरिलियम हमारे पास न्यूक्लियर। फिगर में देखो, फिगर में तुमको दिख रहा है कि ये तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल, ठीक, अल्फा पार्टिकल कहाँ से निकले, रेडियो एक्टिव सोर्स से निकले। रेडियो एक्टिव सोर्स से निकलने के बाद ये अल्फा पार्टिकल गए, स्ट्राइक किए यहाँ पे, स्ट्राइक किए यहाँ पे, ठीक, स्ट्राइक किए बेरिलियम पे। इन्होंने कहा कि ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, मतलब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, और जो इन्होंने देखा उसके बारे में इन्होंने एक एक करके जिक्र करते चले गए कि ठीक है, हमने ये देखा, हमने ये देखा, ये देखा, तुम भी देखो। ठीक, उसने कहा ठीक है, लाओ देखते, चलो तुम भी देखो, हम भी देखते हैं। Alpha particle from a radioactive polonium source. Alpha particle from a radioactive polonium source were used to bombard sheet of beryllium nuclei. ठीक है, तो what they found, इन्होंने कहा कि high penetrating rays, इन्होंने बोला कि penetrating high penetrating rays were found were found to come out were found to come out, ठीक, of sheet। हमारे पास कुछ यहाँ से रेज निकली जो कि शीट के से तुम्हारे पास गई यहाँ पे। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, ठीक, विच कुड नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय, विच कुड नॉट बी विच कुड नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, विच कुड नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड
मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, बस वही वही पढ़ना, बाकी सब चीजें मत पढ़ना। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट समझा रहे हैं तो बातें तो सारी बतानी पड़ेगी, छोड़ को नहीं देंगे बीच में, ठीक। इन्होंने कहा कि जब इन्होंने यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया, तो स्ट्राइक कर देने के बाद कुछ यहाँ पे निकला। ये कुछ यहाँ पे कौन निकला? कुछ यहाँ पे निकला न्यूट्रॉन, 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 ठीक। ये न्यूट्रॉन को जब देखा गया तो कैसे पहचाना कि ये न्यूट्रॉन है? देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। अपन लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स इधर लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स इधर लगेगा। और अगर चार्ज पार्टिकल का चार्ज ही जीरो है ना, तो उसमें फोर्स नहीं लगेगा। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इन्होंने कहा कहाँ से ये कंफर्म हुआ कि न्यूट्रॉन्स तुम्हारे पास बेरिलियम शीट से निकले। इन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब इन्होंने कहा कि जो बेरिलियम शीट से तुम्हारे पास निकले, इनको तुम्हारे पास क्या किया गया? इनको तुम्हारे पास बॉम्बार्ड किया गया पैराफिन वैक्स पे। इन्होंने कहा when the radiation when the radiation coming out of when the radiation coming out of beryllium sheet when the radiation coming out of beryllium sheet, ठीक है, were made to were bombarded to paraffin wax were bombarded to paraffin हमारे पास वैक्स, ठीक है, प्रोटॉन्स वर रिजेक्टेड आउट। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये पूरे तरीके से बता रहे थे हमको कि हमने ऐसा ऐसा देखा कि हमने जब इसको स्ट्राइक किया ना तो कुछ ऐसा यहाँ पे निकल के आया। इन्होंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारे पास पैराफिन वैक्स में जो लोग स्ट्राइक किए हैं, ये लोग तुम्हारे पास न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। इन्होंने कहा कि दीज न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स these neutral charge particles were were called as neutrons. These neutral charge particles were called as what? They were called as neutrons. इन्होंने कहा ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेल कैडरी का एक्सपेरिमेंट था वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का था, प्रोटॉन की डिस्कवरी का नहीं था। प्रोटॉन के बारे में वो जानते थे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का नहीं था, उसके बारे में वो जानते थे। ये था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का। तो एक रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, उनको बेरिलियम शीट पे बॉम्बार्ड किया जाता है, कुछ पार्टिकल वहां से निकलते हैं, उनको तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाता है, और ये देखा जाता है कि वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, और वो तुम्हारे पास कैसे हैं? न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है। फिर इनको पैराफिन वैक्स में तुम्हारे पास हमने बॉम्बार्ड किया उन्हीं पर्टिकुलर न्यूट्रॉन पार्टिकल को, और देखा कि वहां से प्रोटॉन्स निकल रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया था किसने? ये किया था जेम्स कैडविक ने। अब इन्होंने इसकी इक्वेशन दी, ठीक है, इन्होंने जो है इसकी इक्वेशन दी। तो इन्होंने कहा इक्वेशन ऑफ तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट, ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा कि जो पर्टिकुलर डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की, सॉरी न्यूट्रॉन्स की, उसमें जो इक्वेशन इस्तेमाल हुई थी उसके बारे में आप बताइए। तो आप लिखोगे 2 तुम्हारे पास He4 प्लस तुम्हारे पास 4 तुम्हारे पास Be9, ठीक है, N तुम्हारे पास 0 1 प्लस तुम्हारे पास C6 तुम्हारे पास 12। आई बात समझ में? अब इसने कहा कि ठीक है, ये लोग हैं कौन पहले तो बताओ। इनका नाम है अल्फा पार्टिकल, ध्यान रखना, अब पूरी न्यूक्लियाई में यही आते रहेंगे। ये कौन है? ये तुम्हारे पास बेरिलियम शीट है, ठीक है, जिसमें भी तुम्हारे पास जो है बॉम्बार्डिंग की गई थी, ठीक है। ये कौन है? ये तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। और ये कौन है? तुम्हारे पास कार्बन का, तुम्हारे पास एटम का बताया क्या है, ये यहाँ से जब प्रोटॉन्स निकलेंगे तो आगे तुम्हारे पास जब हम लोग डिटेक्टर में देखेंगे तो कार्बन के तुम्हारे पास कुछ फेजेस हमको दिखाई दे जाएंगे। इसने कहा ठीक है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर प्रिपेयर करिएगा, ठीक। आपसे पूछ सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन डन बाय द रिसर्चर्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन आपको जो है आनी चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल थे वो किस में, ये वो क्या चेंज करेंगे पता है? वो यहाँ पे चेंज करेंगे, अल्फा पार्टिकल की जगह बीटा पार्टिकल डाल देंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे चेंज करेंगे, बीटा शीट की जगह कोई और शीट डाल देंगे। जैसे तुम लोग को पता है ना कि अपन ने रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो बच्चे ये सोचता है कि रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, उसी पे सारे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे। अगर कहीं यहाँ पे इन्होंने AU लिख दिया तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तुम AU पे टिक करके आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बेरिलियम शीट पे टिक करके आना, ठीक। ये तुम्हारे पास न्यूट्रॉन है और ये तुम्हारे पास 6C12 तुम्हारे पास आगे लिख दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि ठीक है, आगे आते हैं।
नेक्स्ट इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट आता है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास प्रॉपर्टीज, सर एक बार प्रॉपर्टीज इक्वेशन फिर से समझा दीजिए। एक बार फिर से बता देते देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, इक्वेशन फिर से लिखिए। अपन लोग यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल है, टू तुम्हारे पास He4 जो कि निकल रहे हैं तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव, रेडियो तुम्हारे पास एक्टिव सोर्स से। ठीक, जब ये तुम्हारे पास निकल के गए तो ये बेरिलियम शीट पे जाके बॉम्बार्ड किए, तो ये अल्फा पार्टिकल पहले हमने लिए जो कि हमारे रेडियो एक्टिव सोर्स से निकले, ये जा करके बेरिलियम शीट पे जा करके टकराए, टकराने के बाद इन्होंने रिजल्ट के फॉर्म पे हमको न्यूट्रॉन्स दिए। न्यूट्रॉन्स में 0 and 1 लिखा हुआ है, ठीक है। 0 and 1 में जो 0 तुम्हारे पास है, न्यूट्रॉन में 0 and 1 में जो 0 तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास चार्ज को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? चार्ज को। बाकी ऊपर 1 और 2 अभी हम आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है, आने वाले समय में। फिर B6C12 है, आगे जाकर के डिटेक्टर और काउंटर फॉर द प्रोटॉन्स है। इसने जब डिटेक्ट किया तो इसने कहा कि कुछ कार्बन की ट्रेसेस हमको दिखाई दिए थे इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, तो इन्होंने ये पर्टिकुलर इक्वेशन को बनाया है तुम्हारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के एक्सपेरिमेंट को लेकर के, ठीक है। तो अगर इक्वेशन अगर आपके पास आती है तो ये इक्वेशन को आप लिखिएगा, ठीक। सर तो ये फ्यूजन हुआ है क्या? नहीं, फ्यूजन में अभी फ्यूजन के बारे में तो अभी कुछ नहीं कहेंगे, फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम हाइड्रो क्या नाम है फ्यूजन और फ्यूजन कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पे सर हम इतना कहेंगे कि हमने न्यूट्रॉन का इजेक्शन किया है अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग से, ठीक है। फ्यूजन और फ्यूजन का जब मैं अभी बताऊंगा ना, तो वहाँ पे आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को लेकर के रेफरेंस करके बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको फ्यूजन और फ्यूजन अभी नहीं कह सकते, ठीक है, ठीक है। अब यस देखिए, सर। अब देखिए जरा प्रॉपर्टीज ऑफ तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स। इन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे पहली बात जो इसमें समझाना चाहेंगे कि न्यूक्लियाई जो है इज एन एलिमेंट्री, सॉरी न्यूक्लियर कह रहे हैं, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। न्यूट्रॉन तुम्हारे पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट है तुम्हारे पास न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स में। सभी पर्टिकुलर एलिमेंट जितने भी पॉसिबल हैं सब में ये तुम्हारे पास प्रेजेंट है। किसमें नहीं प्रेजेंट होता है? किसमें नहीं प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास हाइड्रोजन में, क्योंकि वो भाई साहब एक ही है, एक ही है, तो वो एक ही प्रोटॉन है, वही तुम्हारे पास प्रोटॉन रहेंगे, न्यूट्रॉन कहाँ से आ जाएगा उसके पास, ठीक। मैंने कहा ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा इनसाइड तुम्हारे पास न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूट्रॉन रहता है तो बड़े अच्छे बच्चों की तरह रहता है। इसने कहा न्यूट्रॉन जो है बहुत ही स्टेबल रहता है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हम आउटसाइड न्यूक्लियस की बात करेंगे, अगर हम आउटसाइड तुम्हारे पास न्यूक्लियस की बात करेंगे, ठीक है, तो न्यूट्रॉन बहुत अनस्टेबल है। इसका मतलब ये न्यूट्रॉन ही है। आने वाले समय में हम इस न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि जबरदस्त फिजन फ्यूजन रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूट्रॉन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने कहा आउटसाइड न्यूक्लियर न्यूट्रॉन जो है वो तुम्हारे पास कैसा है, वो तुम्हारे पास अनस्टेबल है। इन्होंने कहा क्या मतलब? इन्होंने कहा कि अगर अब तुम कहोगे एक मिनट, ये न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस से बाहर निकल सकता है क्या? अभी तक तो नहीं निकल सकता था, ये तो अंदर रहता था, आगे आने वाले समय में निकल जाएगा क्या? होगा क्या कि अभी एक हम लोग पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। उस बाइंडिंग एनर्जी में हम आपको ये बता रहे होंगे कि इनके बीच में एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, इनके बीच में एग्जैक्टली होता क्या है। इसके बाद हम आपको पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स, उसमें भी हम आपको बताएंगे कि इनके बीच में होता क्या है। तो जरा समझिएगा, न्यूट्रॉन तुम्हारे पास अनस्टेबल है, ठीक है। इसने कहा कि एक न्यूट्रॉन अगर डीके हुआ, ठीक है, एक न्यूट्रॉन अगर तुम्हारे पास डीके हुआ तो ये डीके होगा तुम्हारे पास क्या, न्यूट्रॉन डीके इनटू तुम्हारे पास किसमें, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन डीके होगा तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन में एंड तुम्हारे पास एंटी न्यूट्रिनो में। अब ये कौन आ गया भैया? ये एंटी न्यूट्रिनो कौन है? इसके बारे में अभी थोड़ा सा समय लगेगा जिक्र आने में, ये अभी लंबी कहानी है, ठीक है। तो इन्होंने कहा अच्छा डीके की इक्वेशन, डीके की इक्वेशन ले लो, डीके की इक्वेशन दे देते हैं। N0 N1 जाएगा तुम्हारे पास 1H1, ठीक, प्लस तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज तुम्हारे पास -1, ठीक, प्लस तुम्हारे पास जो है एंटी न्यूट्रिनो, प्लस तुम्हारे पास क्या है, चार्ज। ये कौन है? ये भाई साहब है न्यूट्रॉन। इनको पहचान लो। अब न्यूट्रॉन को ऐसे लिखना है,
ये भाई सब कौन है? ये भाई सब प्रोटॉन है, इनको पहचान लो, आगे ऐसे लिखना है। ये कौन है? इनको पहचान लो, ये इलेक्ट्रॉन है, इनको आगे ऐसे लिखना है। ये कौन है? इनका नाम एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो है इनका नाम। ये कौन है? ये तुम्हारे पास एनर्जी है जो कि रिलीज हुई है, ठीक है। इसने कहा कि जब अभी अभी इसके बारे में वो बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी तो ये बीच में आगे इसके लिए इस बार बता रहे हैं। अभी जब मैं अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके को सेपरेटली पढ़ाऊंगा ना, तब जाकर के ये मेनली आएगा। अभी तो ये बीच में आगे, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक न्यूट्रॉन जब वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है तब तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब वो बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो तुम्हारे पास डीके करता है किस पे? प्रोटॉन पे। डीके करता है इलेक्ट्रॉन पे, डीके करता है एंटी न्यूट्रिनो पे, डीके करता है चार्ज पे। उसका मतलब है एक न्यूट्रॉन हटेगा तो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक तुम्हारे पास एंटी न्यूट्रिनो आएगा। तुम कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? ये शख्स जो कि अंदर रहता था, इसके डीके होने पे एक प्रोटॉन पैदा हो जाएगा, प्रोटॉन तो प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन भी पैदा हो जाएगा, इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो पैदा हो जाएंगे। ये है कौन? ये तो पता भी नहीं है अभी, ठीक है, और एनर्जी भी निकल जाएगी। हाँ, हो जाएगा। इसने कहा ये कैसे होगा? ये अभी हम लोग आने वाले समय में जब बीटा पढ़ेंगे, बीटा डीके, तब जाके मामला क्लियर होगा, ठीक है। तो आप इसको अभी तो बस एक अपने दिमाग में एक इक्वेशन के फॉर्म में रखो कि एक इक्वेशन बता दी गई हमको, और ये तुम्हारे पास इक्वेशन कोई और नहीं है, ये तुम्हारे पास डीके ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन अगर तुम्हारे पास डीके होता है तो इस तरीके से टूटता है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि न्यूट्रॉन जो है, ठीक, इसने कहा कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन कैन पेनिट्रेट, न्यूट्रॉन कैन पेनिट्रेट, इसने बोला न्यूट्रॉन कैन पेनिट्रेट इनटू वेरी हैवी न्यूक्लियाई, इनटू वेरी हैवी न्यूक्लियाई। न्यूट्रॉन जो है पेनिट्रेट कर जाएगा बहुत ही हैवी न्यूक्लियाई पे, एंड दे कैन ऑल्सो इंड्यूस, एंड दे कैन ऑल्सो इंड्यूस, एंड दे कैन ऑल्सो इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मतलब थ्योरेटिकली अगर आ जाता है तो आपके पास, आप लिखने के लिए आपके पास कंटेंट अच्छा रहेगा, ठीक है। कि अगर तुम्हारे पास देखा जाए तो जो तुम्हारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन कैन पेनिट्रेट इनटू वेरी हैवी न्यूक्लियस एंड दे कैन आल्सो इंड्यूस व्हाट? दे कैन आल्सो इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शंस, इन्होंने कहा, ठीक है। एक पॉइंट और है इसके बारे में, ठीक है, ये वैसे आपका केमिस्ट्री में जाएगा, फिजिक्स में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि न्यूट्रॉन्स हैव लो आयोनाइजिंग पावर्स, न्यूट्रॉन्स हैव तुम्हारे पास व्हाट? लो आयोनाइजिंग पावर्स। इन्होंने कहा कि क्या मतलब हुआ इसका? इन्होंने कहा कि ये न्यूट्रॉन जो है, ये कभी भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन से बात नहीं करते, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन से बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि खुद तो भैया तुम्हारे पास चार्जलेस है। ये जो कुछ भी होगा प्रोटॉन के साथ ही इनकी जिंदगी चलेगी, न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, प्रोटॉन के साथ मिलेंगे, न्यूक्लियॉन कहलाएंगे, लेकिन ये कभी भी इलेक्ट्रॉन से बात नहीं करेंगे। न्यूट्रॉन्स हैव लो एनर्जी पावर, it means that it means that neutrons do not interact, neutrons do not interact with electrons, न्यूट्रॉन्स जो है कभी भी इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट नहीं करते। बिकॉज, क्यों नहीं करते? ऐसा क्या दिक्कत है इनसे इंटरैक्ट करने में? बिकॉज न्यूट्रॉन्स जो है वो तुम्हारे पास न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रॉन्स जो है वो कैसे होते हैं? तुम्हारे पास न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। ये वैसे पॉइंट आपके केमिस्ट्री के लिए है, ठीक है ना, फिजिक्स के लिए नहीं है, बट फिर भी अगर आता है तो यू कैन यूज, मतलब इतना पार्ट आप केमिस्ट्री का उठा करके फिजिक्स में डाल दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 4 पॉइंट हैं जो कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सवाल हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कोई कुछ मुझे बताएगा? क्या समझते हो आप न्यूक्लियर फोर्स से? एनीवन? सभी लोग पहले रीजन कर लो, जो टाइम कंप्लीट हो रहा है, रीजन कर लीजिए फिर बताना मेरे को।